सुप्रभात बच्चों, आज हम संचयन पुस्तक से नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। इफ़न के बारे में यदि कुछ जान लेना ज़रूरी है तो इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। यानी कि ये जो पाठ है ये दो दोस्तों के बारे में है। इफ़न और टोपी ये दो दोस्त हैं, इनके बारे में ये पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में देखते हैं कि दो दोस्त किस प्रकार की ज़िंदगी जो है व्यतीत करते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसीलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर गाय चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसीलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। यानी एक एक करके पहले हम बेटा इफ़न और टोपी इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेखक कहता है कि सबसे पहले हम इफ़न के बारे में पढ़ेंगे कि उसके घर का माहौल, उसके घर के लोग, उसका घर का कैसा वातावरण था, वो इस पाठ में पहले बताया जाएगा। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी माना कि इफ़न के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। इफ़न जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है बेटा कि मुस्लिम है और टोपी यानी कि हिंदू है। तो मुस्लिम घराना और हिंदू घराना, उन दोनों की क्या परंपराएं थी, दोनों के घर का क्या माहौल था और दोनों एक दूसरे के घरों में आते जाते तो किस तरह से रिएक्ट करते थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है अभी कि दोनों एक दूसरे के घरों का माहौल कैसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर पाए वो माहौल को। तो अभी हम इस पार्ट में वो आगे पढ़ेंगे। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। ठीक है, दोनों दोस्तों के नाम क्या हैं? एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तज़ा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे।
काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि मेरी लाश करबला ले जाई जाए। अब बेटा करबला क्या है यहाँ पर, जो कि इस्लाम में एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को करबला ले जाया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस ख़ानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काज़मैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाज़े पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और मश्क का सदका भी ज़रूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवाय इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाजे बाजे के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, लेकिन एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई और परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडिया में अस्सामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भरकर खा लेती थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदैव बेचैन रहती। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाए या नजफ़, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए त हमरे घर भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसीलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उसे 10 हरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी और अपनी बाजी और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता
उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उनका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बहराबुल, अमीर हमज़ा और गुलब काबली, हातिम ताई, पंचफूला रानी की कहानियाँ सुनाया करती। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब तक दादी ने इसकी शिकायत जब वह दादी से शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। ए मोरे का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लाग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। ताऊ बादशाह का किस की तुरंते के ऐठो हिरन मार लियावा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है जो टोपी है वो इफ़न की दादी को पसंद करता था एज़ कम्पेयर टू अपनी दादी, क्योंकि जो इफ़न की दादी थी वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, वो इफ़न से भी बहुत प्यार करती थी। और टोपी जब उनके घर आया जाया करता था तो वो टोपी को भी उतना ही प्यार करती थी और उतने ही प्यार से उसे बुलाकर बिठाकर कहानियाँ सुनाना या खाना खिलाना सब काम किया करती थी। जबकि टोपी की दादी बिल्कुल इसके अपोज़िट थी। तो जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव कर देती।